नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं और जो मुद्दा है उनका नाम है कविता कृष्णन। अ, आपने इनको बहुत बार इधर बीच में मैंने कम देखा लेकिन पहले बहुत बार हम इन्हें विभिन्न टेलीविज़न डिबेट्स में और आंदोलनात्मक मुद्दों पर जो देश में बहुत सारे मुद्दों पर चले जैसे निर्भया का आंदोलन था और दूसरे बहुत सारे खासकर वामपंथी आंदोलनों में, छात्रों के आंदोलनों में और सामाजिक आंदोलनों में भी हमने उनको देखा है, उनको अपना हस्तक्षेप करते हुए देखा है। कविता कृष्णन जी जैसा उनके नाम से स्पष्ट है दक्षिण भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग जो है उत्तर भारत, मध्य भारत में हुई है, इसलिए वो हिंदी की अ, अच्छे ढंग से बोल सकने वाली एक व्यक्तित्व है और अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखती हैं। हिंदी में वामपंथी आंदोलनों में बहुत कम लोग ठीक से हिंदी बोलने वाले मिलते हैं, ये तो रहा। एक लिबरेशन नाम के संगठन के उदय होने के बाद से बहुत से वक्ता नज़र आए, लेकिन पहले जो परंपरागत लेफ्ट पार्टियाँ थीं यहाँ सीपीआई और सीपीएम, खासकर सीपीएम उसमें ज़्यादातर लोग बंगाल, केरल वगैरह से आते थे, तो वो एक बात रहती थी। उसमें एक सज्जन थे लेकिन बाद में वो दूसरे दलों वगैरह में चले गए थे, देवी प्रसाद त्रिपाठी। तो हिंदी में अपनी बात को ठीक से रखने वाले वामपंथी नेताओं का एक अकाल सा रहा है और उसमें अगर आप स्त्रियों की बात करें तो एक सुभाषिनी अली को हम आप कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी भाषा में अपनी बात को संप्रेषण के लायक प्रस्तुत करने में सफल थीं। उसके बाद मैंने कविता जी को इस तरह से बहुत अच्छे और बहुत प्रभावशाली ढंग से हमारे समाचार माध्यमों में अपनी बात रखते हुए देखा और पाया। तो एकाएक आज उनसे बात करने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि ट्विटर पर उनके अकाउंट पर 2 दिन 3 दिनों से उन्होंने एक हस्तक्षेप किया है जिससे मुझे दरअसल पता भी नहीं था, उसके ज़रिए मुझे पता चला कि यूक्रेन के मामले पर और ख़ासकर अभी जब यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका गए थे और वहाँ जो कुछ जैसे हुआ, उस पर आप देख ही रहे होंगे कि हमारे सोशल मीडिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि बँटवारा तो ख़ैर हर बात पे आजकल भारत में हो ही जाता है। राय का बँटवारा और सवालों पर हर चीज़ पर 2 तरह की आमने-सामने वाली राय होती है। इस मामले में ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि जो दक्षिणपंथी खेमा है, वो और हमारा जो वामपंथी बहुत सारे बड़े-बड़े प्रतीक हैं, ये दोनों एक ही राय के नज़र आए। दोनों लगभग एक तरह से उस ज़ेलेंस्की को कोस रहे थे और वो ट्रम्प के साथ, पुतिन के साथ और इन सब के साथ थे। जबकि पूरा पश्चिमी जो समाज है, खासकर यूरोप का ठीक है उनके भी हित होते हैं, उनकी भी अपने हितों के आधार पर चीज़ें तय होती हैं। लेकिन एक तार्किक चीज़ जो सामने समझ में आती है, उस लिहाज से एक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के बड़बोले एक नेता ट्रम्प को आप जिस तरह से लेंगे, उसके सामने एक आदमी का अपनी परिस्थिति जैसी उसके देश में इस समय है, उस एक दूसरी महाशक्ति के सामने युद्धरत है और कठिनाइयों में है, बहुत सारी आबादी उसकी मारी गई है। उसकी क्या गलतियाँ थी या सही था उस पर गए बिना, जिस तरह से उसने उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखाई, कम से कम इसकी तो बात की ही जानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर भी न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत में भी बुरी तरह से बँटवारा है। तो इसी पे कविता जी का हस्तक्षेप था, जिसने आज के कार्यक्रम के लिए मुझे प्रेरित किया कि मैं उनसे बातचीत करूँ और उस बहाने फिर बहुत सारी बातचीत हो सकती है। तो बहुत-बहुत स्वागत है कविता जी आपके आने से। सबसे पहले शुक्रिया, तो यहीं से शुक्रिया। शुरू करते हैं कि ये मुद्दा दरअसल है क्या? फिर इससे मुझे पता चला कि आपने दरअसल इसी मुद्दे और इस मुद्दे से जुड़े हुए प्रश्नों पर ही उस आंदोलन से जिसमें आप बहुत लंबे समय तक रहीं, उसमें 2022 से उससे आप अलग हो गई थी। जब आपके बारे में मैं थोड़ी बहुत पड़ताल कर रहा था, तो ये सब डिटेल्स मुझे पता चले। तो ज़रा-सा हमारे दर्शकों फिर आपका हिंदू में एक लेख भी है, वो भी अभी मैं देखने जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम का समय हो गया था। तो ज़रा-सा हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि ये है क्या दरअसल मुद्दा और आपकी राय क्या है? दरअसल मैं मानती हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ़ यूक्रेन का नहीं है। यूक्रेन कोई दूर की देश है और वो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, कुछ लोग उसको रूसी कहते हैं। उसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। मेरा ठीक। मानना है कि आज निरुपमा सुब्रमण्यन जो हमारे यहाँ पर
ऐसे सवालों पे मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं और फॉरेन रिलेशंस पे लिखती रही हैं, जी। उनको अगर उनका लेख आज आया है तो हम्म। उसको देखें तो उसका हेडिंग ही ये है कि हम्म। हम सब की स्थिति आज ज़ेलेंस्की है। और वो ओ। सोच समझ करके लिखी हैं। वो बोली हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ इस तरह के हरकत, और ये सिर्फ ओवल ऑफिस में उन्होंने कोई माने गलत तरीके से पेश आए, कोई बहुत पोलाइट नहीं थे, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक। ट्रंप से कोई वो उम्मीद नहीं करता है। ठीक। सवाल ये है कि कोई देश जब अपने हित के लिए लड़ रहा है, उसके साथ आप कह रहे हैं कि आपके पास न्याय आपके साथ है, इसका कोई मायने नहीं। आप यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले। आपके हाथ ठीक। में तो कोई है ही नहीं। आप हमसे मांगने वाले कौन हो? आपके पास कुछ है नहीं। जी। तो ये अगर कह दिया जाएगा तब तो पूरे दुनिया में हित के आधार पर, कानून के आधार पर कुछ भी नहीं हो सकता। चीन जो है वो हमारे यहाँ ले लेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, हमारे देश का हिस्सा। तो आप क्या कहिएगा? आप जाइएगा क्या कानून माने अंतरराष्ट्रीय इसमें कहने के लिए कि भाई हमारा बॉर्डर ये है, वो कैसे ले लिया? आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई यही अभी नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दरअसल सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मैं मानती हूँ कि बतौर एक नागरिक हम तो सरकार नहीं चलाते, हम क्यों ठीक। किसी सरकार का साथ दें? हम ना माने हम अमेरिका या रूस और बाइडेन या पुतिन या ट्रम्प या जेलेंस्की, बात उनके साथ देने की है नहीं। बात जी। यह है कि आप लोगों के साथ साथ देंगे, लोकतंत्र के वो पसंद लोगों के साथ। यूक्रेन मैं कई बार गई हूँ। यूक्रेन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया के समाज और पॉलिटिक्स में काम भी करते हैं, यहाँ की भाषा सीखे हैं। और वो कहते हैं, जैसे एक बार मैंने उनसे पूछा अभी हाल में जब मैं गई थी पिछले साल जुलाई में, तो जून में यहाँ चुनाव हुआ था, तो उन्होंने जी। कहा कि रिजल्ट तो अच्छा रहा, आपके यहाँ ऑपोजिशन का थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो हम्म। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा मैंने ब्रीदिंग स्पेस मिला। फिर मैंने ठीक। कहा कि अच्छा अगर यहाँ समझौता हो जाता है तो आपके यहाँ क्या जेलेंस्की चुनाव हार जाएंगे क्या? हम्म। तो मेरी दोस्त मेरी तरफ देखी और बोली कि तुमको लगता है कि यहाँ चुनाव होगा, पुतिन जीत हम्म। जाएगा? तो हम्म। आपने उज्बेकिस्तान, आपने कजाकिस्तान देखा है? आपने बेलारूस देखा है? वहां एक आदमी, जब से वो देश बना है 94 से लेकर के अब तक, एक आदमी राज करता है। और जी। वो जी। देश पुतिन के साथ है, पुतिन उनका इस्तेमाल करता है। उनके यहाँ के जो राइवल्स हैं, वो जैसे रशिया में ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को वो जहर दे करके मार दिया जाता है, कोई कभी गिर जाता है खिड़की से, वैसा ही उनके यहाँ होता है। उनके यहाँ अगर जनता आंदोलन करती है और कहती है हमको सरकार बदलना है, एक ही नेता हमको नहीं चाहिए, तो वहां पर रूस की मिलिट्री आकर के उनको दबाती है। यूक्रेन जी। ऐसा नहीं रहा है। यूक्रेन का लोकतंत्र समझिए हमारे जैसा है। बहुत हम्म। सारी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, उठा हम्म। पटक है, काफी करप्शन है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी खासी सिविल सोसाइटी है जो देश को अच्छा बनाना चाहती है, करप्शन से लड़ती है, लोकतंत्र चाहती है। उनके यहाँ हम्म। भाषा का डिवाइड है, एथनिक डिवाइड्स हैं, कई सारे माने घोर दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं दोनों तरफ, यूक्रेनी और रूसी भाषी। लेकिन उनका पार्लियामेंट वगैरह में ज्यादा वो है नहीं। और उनके यहाँ मेन चीज ये है कि बगल में रूस है, तो रूस उनके उनको दोबारा एक पिट्ठू ना बना पाए। और यूक्रेन में कभी जो है, यूक्रेन में कोई भक्ति भाव नहीं है किसी एक नेता के लिए। तो दरअसल उनके लिए यही सवाल है कि हम अपना लोकतंत्र बचा पाए। मेरा हम्म। देश कैसे होगा? मेरा देश किसके साथ अलायंस करेगा? कैसी हम्म। हमारी इकोनॉमी होगी? हम किसको चुनेंगे, किसको हम हटाएंगे? ये सारी चीजें हम लोग तय करेंगे। इसके लिए वो लड़ रहे हैं। इसमें उनका बिल्कुल खुले दिल से साथ देना चाहिए। आपको ज़ेलेंस्की पसंद है, नहीं पसंद है, उससे कोई लेना-देना नहीं। तो आप 2022 में लिबरेशन से जब अलग हुई तो उस समय इसी बहस पर ये हाँ, आपने फैसला लिया था या हाँ, कुछ मैंने और मैंने बातें थी? जी। हाँ, इससे जुड़ी हुई बात थी। मैंने उस समय कहा था कि देखिए, उनका कहना था कि देखिए हमारी तो सिम्पैथीज़ हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन दरअसल ये लड़ाइयाँ अमेरिका और रूस बड़े-बड़े देश हैं, और एक ही बड़ा देश एक तरफ़ा उसके पास सत्ता होती है अमेरिका, उसके बजाय अन्य भी देश हो, रूस है, चीन है, ये भले ही अगर ये माने खराब हैं, ये उत्पीड़न करते हैं भीतर, लेकिन उन वो हैं माने कई सारे ऐसे ताकतवर देश हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए रूस का पूरी तरह से हारना अच्छा नहीं है। अमेरिका का हमको साथ नहीं देना चाहिए। इसीलिए यूक्रेन से कहा जाए कि तुमको समझौता कर लेना है और शांति, शांति, शांति। तो हमने कहा कि भाई शांति तो ऐसे नहीं आएगी।
पुतिन ने कहा है कि मैं एक लोकतांत्रिक यूक्रेन रहने नहीं दूंगा। मैंने रूस और यूक्रेन एक ही है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी 10वीं सदी में हम लोगों को एक किया, और क्रिश्चियन वैल्यूज की वजह से हम एक हैं। ठीक है, ये कहने वाले एक क्रिश्चियन राष्ट्रवादी जो कह रहे हैं कि यूक्रेनी या तो माने कि वो रूसी है, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, खुल के कहते हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि आप समझौता करिए, कैसे होगा? मैंने कहा था कि आज आपको लग रहा है अमेरिका रूस अलग अलग है, कल को ट्रंप आएंगे तो ट्रंप और पुतिन एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने कहा विचारधारा देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ जितने लोग हैं वो सब एक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने लोगों को मारो, मैं अपने यहाँ मारूंगा। स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होगी, सबका जो है गोला होगा, और हम आपस में लोगों को एक दूसरे का साथ देंगे यूएन वगैरह में। और कोई कानून, कोई सेंट्रल ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें चीन भी शामिल है, वो भी यही कहता है। तो इसको मैंने कहा था कि ये तो लोकतंत्र, ये सबके लिए खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। मोदी भी यही कहते हैं, जयशंकर भी यही कहते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये सब जो है पश्चिमी मूल्य है। पश्चिम में ट्रंप वगैरह कहते हैं कि ये पश्चिमी नहीं, पश्चिमी एलिट्स के मूल्य। और पुतिन भी कहते हैं कि देखिए पश्चिम से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो लोकतांत्रिक पश्चिम ना हो। वो अगर ट्रंप जैसा पश्चिम है, बिल्कुल स्वागत है। ओरबान जैसा पश्चिम है, मुसलमान इमिग्रेंट्स को भगाता है, मारता है, तो बिल्कुल स्वागत है हमारे मल्टीपोलर दुनिया में, बहुध्रुवीय दुनिया में। मैंने ये कहा था कि ये कल को एक होंगे, और आज ये हो गया है। तो इसलिए मैंने उस समय कहा था कि भारत में भी लोकतंत्र की लड़ाई को समझने के लिए आप सिर्फ जो है आप इजराइल और अमेरिका से जोड़ करके मोदी को देखेंगे नहीं चलेगा, आपको ट्रंप से भी जोड़ना होगा। आपको समझना होगा कि आपको पुतिन से भी जोड़ना होगा, और विचारधारा के आधार पर आपको लोकतांत्रिक शक्तियों का साथ देना होगा। और इसलिए इजराइल का अगर हम साथ नहीं दे रहे हैं, गाजा का साथ दे रहे हैं, तो यूक्रेन का क्यों ना साथ दें? यही सवाल था, इस पर मैं लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं दुनिया में, और जो जिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उसके बाद लेनिन की बहुत सारी चीजों को वो पालन करती हैं या आत्मसात करती हैं, तो उसमें तो वो मजदूर वर्ग की तानाशाही की बात करती ही है। तो अगर एक ऐसी स्टेट बनती है जिसमें मजदूर वर्ग सत्ता में आ जाता है, फिर वो तानाशाह होता है भले ही, तो वो नहीं, आप मेरा जब मानना है लिबरेशन। कि खैर वो उस शब्द पे मैं यहाँ बहस नहीं करूंगी, वो दूसरी लंबी ठीक। बहस है। अच्छा, लेकिन ठीक है। दरअसल मैं कतई नहीं ऐसे किसी मार्क्सवाद को मानती जिसमें तानाशाही हो। मार्क्स ने वो एक तरह से कटाक्ष के रूप में कहा था कि भाई जी, ये जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं वो पूंजीवादियों की तानाशाही है, तो जी। मजदूरों की जो होगी तो वो एक तरह से वो असली लोकतंत्र होगा, वो यही वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं चलिए जाती, चलिए, लेकिन मैं कह रही मैं तानाशाही के भी पक्ष में अगर वामपंथी बोलने लगे तो फिर भाई मतलब आप यहाँ क्या लोकतंत्र के लिए लड़िएगा? यहाँ तो आप लड़ मर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, जी, तो जी, जी। तानाशाही का साथ तो ना दें। हाँ, हाँ, दो चीजें एक साथ में। एक तो वामपंथी आंदोलन में आप जिस समय रही, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शायद छात्र संघ के भी किसी पद पर थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ रेफरेंस आ रहा था। तो हाँ, एक महिला होने के नाते आपकी एक पुस्तक भी है, फियरलेस फ्रीडम, जो शायद इस कांड के बाद जो दिल्ली में हुआ था, हाँ, निर्भया, उससे संबंधित या उससे प्रभावित होकर आपने हाँ, लिखी थी। अ, वैसे ही बहुत कठिनाइयां हैं हमारे समाज में, सामंती ढांचा रहा है। तो एक स्त्री होने के नाते और लेफ्ट मूवमेंट में काम करते समय आपको क्या-क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? वैचारिक तो अलग है, अलग जो होते जेंडर वाइज जो आपको लगे हों, कुछ आप मेरे शेयर ख्याल करना से चाहें? पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में कहीं भी कोई महिला है तो इस तरह का चैलेंज होता है। जी, माने पॉलिटिक्स में तो होता ही है, जहाँ पर एक तरह से अ, खास करके महिलाओं के साथ जो एक तरह से माने एक पुरुष होते हुए आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, आपके साथ कम जजमेंट होगा। लेकिन जी, अगर आप महिला हैं तो आपके एक तरह से आपके सिर्फ काम पर नहीं, आपके चरित्र को लेकर के भी एक ज्यादा अटेंशन होना, ये सारी चीजें जरूर होती हैं। हुँ, और वामपंथी दलों में भी महिलाओं के साथ ये काफी कठिनाइयां होती हैं। इसके हुँ, बावजूद मैं कहूंगी कि मेरा अगर मेरा अनुभव ले लीजिए,
तो मैं तो मानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ दिया है वाम आंदोलन ने, और मुझे जितनी कॉन्फिडेंस आई है, जितनी मेरी समझ हुई है, मैं तो हमेशा आभारी रहूंगी। मेरा कोई वाम आंदोलन या वाम दलों, वाम पार्टियों से मैं जब पार्टी में थी भी तब भी मैं आलोचना करती थी कि हाँ, हमारे यहाँ जेंडर को लेकर के जितना अच्छा होना चाहिए नहीं है। लेकिन मैं खास करके वो वाम है इस वजह से ऐसा है, ये मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि मुझे वहां से बहुत ताकत मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आज कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारे देश में भी, पूरी दुनिया में जितने इस तरह के लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं वो एक हो रही हैं। ट्रंप पुतिन को आज आप साथ देख रहे हैं, वो अपवाद नहीं है। वो जर्मनी में जाकर के एफडी, और इनका सबका क्या है, महिला है ना, सारे लोग जो हैं वो महिलाओं की आजादी को कह रहे हैं कि ये कलयुग है। और ये शब्द मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। दुगिन जो पुतिन के वो हैं गुरु, वो तो कह रहे हैं कि भाई, वो भारत में आके कह चुके हैं कि लोकतंत्र तो कलयुग है। उनकी बेटी लिखी है कि भाई ये तो वर्णाश्रम व्यवस्था है, और ये लोकतंत्र वो होता है जिसमें शूद्र जो हैं, वो म्लेच्छ जो हैं, वो ऊपर हो जाते हैं। इसको ठीक करना है, ये लोकतंत्र गलत है। और ये दूगिन चाइना भी जाते हैं, भारत में भी हैं, पूरे वेस्टर्न यूरोप में है, लातिन अमेरिका में है, और ये सब जगह के जो फार राइट है अमेरिका में है, एक कर रहे हैं। और आज देखिए कि जिसको आप कल तक दुनिया समझ रहे थे कि अमेरिका और वेस्ट, अमेरिका और यूरोप, इसको तो हम मान के चलते थे बस साथ है, आज वो टूट चुका है। और वो कह रहे हैं हम आपके साथ तभी रहेंगे, वैंस जाकर के म्यूनिक में, अगर आप लोकतंत्र विरोधी हैं, अगर आप इमिग्रेंट्स को भगाते हैं, अगर आप क्रिश्चियन मूल्यों से चलेंगे, सफेद नस्ल से चलेंगे, तब हम आपके साथ, वरना नहीं। ये एक नई दुनिया बनने वाली है, और इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है वो माइनॉरिटीज को, किसी भी तरह के आप माइनॉरिटीज हैं आपको है, जहां आप जो माइनॉरिटी, अगर आप महिला हैं आपको है, अगर आप गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं आपको है, तो किसी भी तरह से अगर आप हक अधिकार की बात करने वाले, सरकार से मुंह लड़ाने वाले हैं, आपको है। तो गुजरात मॉडल समझिए कि इसको इंटरनेशनल होना, इसको समझ लीजिए, पुतिन मॉडल भी कह सकते हैं इसको। तो इससे जूझना, इससे ज्यादा जरूरी क्या है एक महिला होने के नाते, एक माने वाम फाइटर होने के नाते सबको इसका प्रेशर लगना चाहिए। और मुझे ये परेशानी लगी 3 साल पहले कि इसको पहचानने के बजाय एक तरह से ये कह देना कि इस पे बात ही करना संभव नहीं है, बात करने ही नहीं देंगे, और ये तो बस माने हास्यास्पद बात है। अमेरिका, अमेरिका वही दुश्मन है, और अमेरिका में चाहे ट्रंप हो, बाइडेन हो, वही दुश्मन है, और बाकी कम दुश्मन है। हम पुतिन पर ज्यादा बोलेंगे नहीं, तो पुतिन पर अपने चुप रहेंगे। अपने इस विचार और अपने इस स्टैंड के साथ आज 2025 में आप किस सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन के साथ अपने को खड़ा पाती हैं, या आपको लगता है कि आप आइसोलेट हो गई हैं और चीजें जो हैं नहीं, आपके लिए भूमिका, कौन सी भूमिका अब आप अपने लिए तय नहीं, करती मैं हैं? तो भूमिका मेरी चेंज नहीं हुई है। ये जरूर है कि मैं किसी एक दल में नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस दल में थी उसे भी मैं अपना मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि लोकतंत्र की जो लड़ाइयां हैं भारत में, उसको मैं प्राथमिक रूप से मैं लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए ही मैं वामपंथ में आई। और चलिए, उस दल में मैं, और वो दल, उससे अच्छा कोई दल जो है वो भारत में तलाशना मुश्किल है, ये मैं कह दूं। तो इसलिए मेरा कोई ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे जगह जाऊं, क्या करूं। मैं मानती हूँ भारत में जो लोकतांत्रिक आंदोलन है, लोकतंत्र बचाने की, फाशीवाद के खिलाफ, उसका मैं हिस्सा हूँ। और इसमें हक अधिकार और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, वो मैं हमेशा की हूँ, अभी भी करती हूँ। और इसमें जितने लोग लड़ रहे हैं, खास करके वामपंथ के लोग, उससे मेरा बिल्कुल गहरा जुड़ाव है, और मेरा, मैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो बात उसका नहीं है। मुझे परेशानी लग रही है कि इसको पहचानने में अगर आप चूक गए आज, ये चीजें जो आज घट रही हैं, ये कल के हमारे बच्चों के बच्चों के इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में होंगी, और उस समय वो पूछेंगे कि उस समय आप किस तरफ थे। और अगर आप कहेंगे कि अरे हम तो ना इधर थे ना उधर थे, या हम कह रहे थे कि जेलेंस्की कितना खराब है और वो क्या है नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। और आप ट्रंप और पुतिन की एकता को पहचाने नहीं, आप कहते रहिए अरे ये तो वही वाली चीज है, अमेरिका तो हमेशा ही खराब रहा है। खराब तो रहा है, लेकिन कल तक वो, आप कह रहे थे कि यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ, ये करने के लिए, ताकत जमाने के लिए, और आज वो रूस के साथ हो गया। तो उसको समझाइए, तो क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। मैं आपको विचारधारा में जाना होगा कि दोनों दो फासिस्ट हैं, दो फासिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर, वो साथ हो रहे हैं। तो समझिए कि दुनिया के लिए क्या खतरा है, और हम लोगों के लिए क्या खतरा है, भारत में भी। ये समझे नहीं,
तो समझिए बहुत बड़ी चूक है। इस वजह से इस पर मैं एक किताब में लिख रही हूँ जो शायद इस वर्ष में छप पाए। मैं इसी में फिलहाल लगी हूँ और मेरा सॉलिडारिटी का काम भारत में फिलिस्तीन और यूक्रेन के साथ में दोनों को मिलाने में बहुत सारे नए मित्र भी बने हैं पूरी दुनिया में भी और देश में भी, तो उनके साथ एक नए तरीके से सोचने की कोशिश इन चीज़ों के बारे में, ये कोशिश जिसमें हम वेस्ट और रेस्ट ना देखें कि अमेरिका और खिलाफ, सब जगह सारे देशों में जो लोकतंत्र पक्षधर हैं, जो उत्पीड़ित हैं, उनकी एकता के लिए कोशिश करें और सबका एक तरह से साथ दें। अच्छा, एक कंट्रास्ट है कि जो वेस्टर्न यूरोप पर्टिकुलरली अभी जेलेंस्की के साथ तो आया है, जोर से आया है, अभी जो कल ये लोग बैठे और ब्रिटेन की जो घोषणाएं हैं, लेकिन फिलिस्तीन में ये अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ मिलके उन पे बम चलाता है और या उनको बिल्कुल अपने मीडिया में और लीडरशिप उनकी सब उसको आइडियोलॉजिकली भी अदरवाइज भी समर्थन देती है। ये जो विद्रूप है, ये सब डबल लोकतांत्रिक देश स्टैंडर्ड्स, हैं। जी, 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 ये जो हाँ, लोकतांत्रिक देश हैं डबल और इनके स्टैंडर्ड है। हाँ, इन्हीं बिल्कुल, बिल्कुल, लोकतंत्र बिल्कुल, जो ये तो पहली परिभाषाएं बात। इन्होंने लोकतंत्र की पिछली सेंचुरी में परिभाषित की और जिनको विस्तार किया, विकसित किया, बहुत से मानव मूल्य विकसित किए और उनको स्थापित किया, कानून कायदे बनाए, इन लोगों के ही इस तरह के रोल्स आप देखते लेकिन हैं। मैं इसमें मेरा मेरा एक करेक्शन है, जी, उन्होंने नहीं बनाया। कायदे कानून कोई नहीं बनाना चाहता था, ठीक है? ये जो सत्ता में थे ये कुछ नहीं बनाना चाहते थे। लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ जो हैं वो खास करके कॉलोनाइजेशन के खिलाफ, जैसे ब्रिटिश राज के खिलाफ, उस तरह से तमाम कॉलोनीज की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई, नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई हुई, उसके बाद फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई हुई। और जब ये बड़े-बड़े साम्राज्य हारे, ठीक है, जब वो अपनी कॉलोनियों को खोए, तब जाकर के वो जिन मूल्यों को हम लोग मांग रहे थे कि ये सभी इंसानों का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का आइडिया कोई वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ने नहीं शुरू किया, कोलोनियलिज्म ने नहीं शुरू किया। ये लड़ने वाली पब्लिक जो है, और उसमें मार्क्सवादी लड़ाइयाँ भी थी और अन्य भी लड़ाइयाँ थी। WEB डुबॉइस का पढ़ना चाहिए, जो कि बड़े नस्लवाद के खिलाफ बड़े कैंपेनर रहे, कोलोनियलिज्म के खिलाफ बड़े कैंपेनर रहे अमेरिका में। अब वो यूएन जब बनता है तो यूएन में जा करके यूएन में क्या रहेंगी पॉलिसीज वो बनाने में वो सबसे आगे रहे। गांधी ने भेजा लोगों को कि यूएन का क्या होगा स्ट्रक्चर, यूएन की क्या प्रिंसिपल्स होंगे, और जैसे ही वो बनता है तो WEB डुबॉइस जाकर के उसी यूएन का जो चार्टर है उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले जो जिस देश के खिलाफ वो फाइल करते हैं केस, वो अमेरिका के खिलाफ, जिस देश के वो नागरिक थे। तो इसीलिए ये इन्होंने बनाया ये नहीं। जो सत्ता में होते हैं भाई वो हमेशा अपना हित देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी। लेकिन लड़ने वाले लोग किस तरह से देखें, मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ। मेरी दोस्त है चेकोस्लोवाकिया में, और चेक रिपब्लिक में, सॉरी चेकोस्लोवाकिया गलत शब्द है, चेक वो रिपब्लिक। दो अलग अलग हो गए। जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आज मॉडर्न नाम यही है। तो जी, चेक रिपब्लिक में दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए चेक रिपब्लिक क्योंकि उसका रूस के साथ बड़ा खराब रिश्ता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट निकाला पुतिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई पुतिन को हम घुसने नहीं देंगे, आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। जब नेतान्याहू के खिलाफ निकाला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे भी मानेंगे और इन ये भी आएंगे तो हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो मेरी दोस्त ने इसके बारे में ट्विटर पे भी लिखा, एक्स पर। उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब से 2022 से लेकर के हम लोग उस मौके तक 24 तक हम लोग दबाव बनाते रहे, भीतर से सरकार के साथ प्रेशर बनाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे कि अगर आप चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था का आपको फायदा मिले, तो आपको तो सबको फायदा देना होगा। और आप आईसीजे जैसे इंस्टीट्यूशन को आप कहेंगे मैं नहीं मानता, नेतान्याहू कह रहा मैं नहीं मानता, बाइडेन कह रहा मैं नहीं मानता, तो आप कहां बचेंगे? तो जी। इसलिए उस सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल करके इसको किया, तो लोगों ने प्रेशर डाल के इसको करवाया। यूक्रेन का उदाहरण मैं देती हूँ। यूक्रेन को लेकर के जेलेंस्की क्योंकि यहूदी हैं, उनको लेकर के क्या बकवास फैला हुआ है, मैं माफ कीजिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने नहीं, में। नहीं, नहीं, प्लीज। मतलब क्या बताएं कि ये जायनिस्ट है, ये है वो है, मतलब ये बेकार की चीज है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। 2022 में 10 नवंबर को, तो समझिए कि ये घटना हो चुकी है 7 अक्टूबर वाली, ठीक है।
नहीं सॉरी, 7 अक्टूबर वाली नहीं, 2022 में जो यूक्रेन पर हमला हो चुका है जी 2022 में। जी जी सॉरी, वो तो 23 की थी। तो उसमें यूएन डीकोलोनाइजेशन कमीशन द्वारा एक रेजोल्यूशन रखा गया, जिसमें कहा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सवाल पूछा गया कि आप ओपिनियन दीजिए कि इजराइल में जो ऑनगोइंग वायलेशन है, उनके खुद मतलब देश बनने का जो अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसका हमला, उसमें जो ऑक्यूपेशन है लंबे समय से, उसमें एनेक्सेशन है टेरिटरी की, उस पर आप राय बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट है वहां पर ह्यूमन राइट्स पर। इसका यूक्रेन ने इसके साथ वोट किया। किसने नहीं किया जानते हैं? भारत। भारत जो है एब्सटेन किया, मेरे पास है उसका वो, नहीं उसमें नहीं, हाँ, येलो में दिखेगा इधर कि इंडिया ने एब्सटेन इधर किया। जरूर भारत। यूक्रेन जी जी यूक्रेन ने जी साथ दिया। ठीक है, जी यूक्रेन ने इसका वोट किया पक्ष में। तो और उसके बाद इसराइल ने उसके साथ काफी रिटेलिएट किया। इसराइल ने फिर रूस का साथ दे दिया उसमें, यूएन में, ये सारी चीजें। और उसी समय एक नेता यूक्रेन के, जो उस समय 2016 में जब एक और रेजोल्यूशन था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334, तो उसमें वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट हो रहा है, इलीगल सेटलमेंट इसराइल द्वारा, उसका हम्म रेजोल्यूशन था, उसका यूक्रेन ने उस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया था कि ये गलत है, इसको रोका जाए। और यूक्रेन के एम्बेसडर उस समय यूएन में, वोलोदिमिर येलचेंको, तो उन्होंने कंपेयर किया था कि रूस ने जिस तरह से क्राइमिया को ऑक्यूपाई कर लिया है 2014 में, उसका पकड़ लिया है, उसी तरह से इसराइल जो है वो फिलिस्तीन की टेरिटरी को ये किया है। तो ये तो अच्छी बात है भाई। हमारे यहाँ भी कौन सा सरकार जो है हमेशा सही रहा है? अभी तो सारा ही गलत कर रहा है, इसके साथ कर रहा है। तो ये कहना कि पूरा यूक्रेन जो है वो फिलिस्तीन विरोधी, ये तो इतना अच्छा पोजीशन है कि हम तो भाई, भारत में तो ये बहुत समय से ऐसा पोजीशन नहीं लिया। तो अगर ये कह पा रहे हैं कि क्राइमिया का ऑक्यूपेशन फिलिस्तीन के ऑक्यूपेशन की तरह है, तो हम क्यों नहीं कह पा रहे भाई कि फिलिस्तीन का ऑक्यूपेशन की तरह क्राइमिया का ऑक्यूपेशन या दोनबास का ऑक्यूपेशन है? इतना तो कहना बनता है। तो इसलिए मेरा मेरा मानना है कि लोगों का साथ दिया जाए। कल को अगर सरकार जो है यूक्रेन की गलत निकलती है, जेलेंस्की कुछ गलत करते हैं, तो भाई यूक्रेन के लोग कोई भक्ति नहीं रखते जरा। एक नेता भी उनका दोबारा दो दो बार जो है, एक के बाद एक, कभी नहीं चुनाव जीता है। और जब भी कोई उनका नेता किसी की एक ही बार हुआ है कि जर्नलिस्ट की हत्या करवाई, चुनाव हारा। जर्नलिस्ट की हत्या करने के बाद उसका जो नेक्स्ट कैंडिडेट था, वो अपने राइवल को वो चुनाव के कैंपेन के दौरान पॉइजनिंग करा दिया, और उस आदमी का पूरा चेहरा जल गया उसमें। उसके बाद वो चुनाव रिग करके चुनाव जीता हूं बोला, लेकिन उसको रिगिंग का सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, वो हटाया गया और दूसरा आदमी चुनाव जीता। ये रहने नहीं देते हैं। ठीक है, वो पुलिस शूटिंग में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया कीव में, भगा दिया उन्होंने प्रेसिडेंट को। तो उसकी खुद की सरकार जो है बोल दी कि आप नहीं बचा सकते भाई तुमको, गोली चला दी। गोली चलाओगे तो हम नहीं बचा सकते। तो यूक्रेन उस तरह का देश है, बहुत उठापटक है उसकी पब्लिक में। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है कि वहां पर पब्लिक में, मैं वहां गई हूँ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ गई हूँ, वहां पर बातचीत की हूँ। वहां यूक्रेन में सेना में लड़ने वाले कुछ लोग जो हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी मैसेज बना करके भेजा। सोचिए, अक्टूबर 7 वाली घटना। मैं आपको फिर वापस भारत लाता हूँ। भारत में हाँ, वामपंथ इतने टुकड़ों में क्यों है, जबकि उसकी कोई राजनीतिक ताकत बिल्कुल भी कमजोर हो गई है। एक राज्य में वो है, गठजोड़ की सरकार केरल में बची है, बंगाल और त्रिपुरा में वो खत्म हो गए, बिहार में लिबरेशन थोड़ा सा है, और ठीक है, ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां की मतलब पहली दूसरी पांत में नहीं है। और कहीं कुछ है नहीं। एक सिंबॉलिक तौर पर कभी राजस्थान में कोई एक सीपीएम के एमएलए जीत जाते थे, इस बार एक एमपी जीत गए अलायंस में। हिमाचल प्रदेश में भी एक आध दो जगह से संकेत आ जाते हैं। दक्षिण में भी एक आध दो जगह से अलायंस में तमिलनाडु से कुछ सीटें आ जाती हैं। आंध्रा तेलंगाना में सब जगह ऐसी ही हालत है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। तो इसके बावजूद वामपंथ इतने टुकड़ों में हमारे देश में है, तो इस देखिए, क्या टुकड़ों भविष्य का है आपके हिसाब जहां तक मुझे लगता है ना, कि मेरा अनुभव जो है इसमें रहा है, वैसे तो कुछ लोग हैं बहुत कोशिश किए हैं सबको एक मिलाने का, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है मेरे अनुभव में कि एकता होने के लिए एक होना कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी चीज हो। नेपाल में कर लिए सारे,
बहुत ज्ञान दिए हम लोगों को भी कि आप लोग क्यों नहीं करते। बिलीव मी इट हैजंट वर्कड वेरी वेल, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, सीपीएम के कई सारे कामों के साथ में मैं जब एमएल में थी तो बहुत रेस्पेक्ट करना, उनका साथ देना और साथ में कई सारी चीजें करते थे। लेकिन कई सारी चीजों पे एक सिंपल पोजीशन जो हम लोग, आज कोई घटना हुई आज हम ले लेना चाहते हैं, ठीक है। भाई महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए आजादी का नारा लगाना चाहते हैं, माले में सोचना नहीं पड़ता था, भाई लगा डाले, ठीक है। सीपीएम में आप पहले पोलिट ब्यूरो से पास कराइए तब लगाइएगा, एक ही पार्टी होइएगा, न बच पाइएगा, ठीक है। लेकिन कई सारी चीजों पर साथ साथ हो सकते हैं। अलग अलग पार्टियों का हिस्ट्री अलग है, कल्चर अलग है, कई सारी चीजों पे, जरूरी चीजों पे भी, बंगाल पे ले लीजिए कि ये जो है वो लगातार इसमें है कि भाई टीएमसी के खिलाफ हम ज्यादा करेंगे, भाजपा के साथ नहीं। तो अच्छा तो है कि और भी दल हैं जिनको ये परेशानी नहीं है, वो आपस में एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। जब चुनाव की बात आ रही है, चुनाव में भी साथ ही दे रहे हैं, ठीक है। सीपीएम के प्रत्याशियों के पक्ष में भी कैंपेन किए हैं बंगाल में भी, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक बहस होना अच्छी चीज होती है, और बहस जो है वो अगर एक एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग हों, तो वामपंथ का जो बनावट है उसमें, वामपंथ का बनावट क्यों है किसी भी दल में, आप देख लीजिए कि बहस की नहीं तो जगह अभी कभी अभी के भारत में इस वामपंथ का जिस भी हाल में है, जैसा आपने बताया, भविष्य हाँ। क्या है? देखिए, भविष्य पर मैं ज़रूर कुछ बोलूँगी। मुझे लगता है कि भविष्य क्या, आज भी जहाँ पर मुझे उसकी सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंस लगती है, वो मुझे लगता है कि जहाँ चैलेंज है कि लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों के जो हक अधिकार की बातें, उनके साथ एक पॉज़िटिव कैंपेन बना पाना, जो कि लोगों के माने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ़ किसी एक चीज़ से जोड़ के ना देखें, जैसे रिज़र्वेशन या जो रिजर्वेशन को डिफेंड करते हुए, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स क्या है, ठीक है, मानवाधिकार क्या है, इसको समझते हुए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की चीजों को कैसे पॉपुलर बनाया जाए, इसी का की लड़ाई है आज। बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन उस कठिन लड़ाई में अगर सबसे समझिए कि क्रिएटिव तरीके से इसको रख पाना, तो उसमें वामपंथ के कुछ अच्छे मिसाल हैं। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि अकेले वो कर ले जाएँगे, मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि वो बड़े ताकतवर हैं, सबसे तो तीसमार खान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपका जो ऑपोज़िशन है, वो बिना वामपंथ के बहुत ही कमज़ोर, एक आइडियोलॉजिकली आइडियाज़ के रूप में और कमिटमेंट के रूप में बहुत कमज़ोर ऑपोज़िशन होगा। तो ऑपोज़िशन के एक हिस्से के रूप में वामपंथ का बड़ा इस समय ज़रूरत है, और फ्रैंकली अभी फ्यूचर क्या, अभी तो प्रेज़ेंट की लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन फ्यूचर में वो आज के यूक्रेन के सवाल से भी जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि जहाँ कमज़ोरी है वामपंथ की, वो ये है कि कई सारे मामलों में वो समझती है कि अच्छा, कई सारे मामलों में वो नई चीज़ें देखना, लचीले तरीके से इंटरवीन करना, ये करती, ठीक है। कॉमरेड येचुरी भी करते थे, माले में बिल्कुल किए करते करती रही है, विनोद मिश्रा भी, दीपंकर जी भी करते रहे। लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया और आपकी लड़ाई को एक बड़े हिस्से में, क्योंकि आप दुनिया बदलना चाह रहे हैं ना, तो उसको समझने का जो नज़रिया है, वो बहुत ही वो पुराने चीज़ों में पकड़ के रहे और जल्दी चेंज नहीं कर पाते उसको। तो अगर आपको आज की दुनिया में एक अपील करना है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पूरी दुनिया में फार राइट, हमारी आदत क्या है देखिए, वामपंथियों को वो कब सबसे ज़्यादा सफल रहे? जब वो लिबरल डेमोक्रेसी की कमजोरियों को दिखाते हुए वो दिखा पाए हैं कि भाई आप कह रहे हैं लोकतंत्र, कर कुछ और रहे हैं, गरीबों को वो लोकतंत्र नहीं मिल रहा, ठीक है, झूठी आजादी, ये कह रहे हैं, तब आपको ताकत मिलता है। और वो अच्छा पॉलिसी है जिस समय जो है वो जो बुर्जुआ डेमोक्रेट हैं वो सरकार में है, सत्ता में है, वो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, कथनी कुछ करनी कुछ, वहां आपकी लड़ाई वैसी रहेगी। लेकिन आज वो दुनिया चली गई है, आज सब जगह जो है आपके विरोध में फांसीवादी बैठे हैं, पूरी दुनिया में वो पालती मार के चढ़ने वाले हैं। उससे बोलने का तरीका, उससे लड़ने का तरीका आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। वो भारत में आप समझ गए हैं, भारत में आप बना लिए, अच्छा, लेकिन भारत में अकेले नहीं। ये बताइए, हमारे देश में आपातकाल के दौरान हम लोग जब शुरू कर रहे थे अपना पढ़ाई लिखाई के बाद, तो हम लोगों ने देखा था कि सीपीआई जो थी उस समय कांग्रेस के साथ थी, और बहुत सारे सीपीआई के नेता बाद में कांग्रेस में चले गए थे, चंद्रजीत यादव वगैरह थे, केएन सिंह थे हमारे यहाँ के, और सब लोग सीपीआई में से थे और फिर उसमें से चले गए।
अभी हम लोग फिर देख रहे हैं कि इधर की कांग्रेस में कुछ लोग गए हैं। आप लोगों के जेएनयू के एक लड़के हैं, वो प्रेसिडेंट थे, वो आजकल वहाँ हैं। और भी कांग्रेस में, वो कन्हैया कांग्रेस कन्हैया में। कुमार हाँ, भी हैं और कई लोग, हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि भाई वामपंथी जो है, कांग्रेस को जब भी ऐसी कोई पोजीशन होती है तो वामपंथी जाके कांग्रेस भी चलाते हैं। दूसरे अब वो शुरू, सोरोस वगैरह, एक सेकंड। हाँ, और सोरोस वगैरह के फंड से आता है डीप स्टेट और पता नहीं क्या क्या राइट विंग की का थ्योरीज सवाल है। हुआ। इस सब में इस एक सब में मिनट, आप ये कहाँ कई हैं? सारे अलग-अलग सवाल हो गए, तो मैं जरा जी, जरा सा क्लैरिफ़, क्योंकि अच्छे सवाल हैं ठीक। और मैं घालमेल नहीं करना चाहती। जी, पहला, मैं जब आप पहले पूछ रहे थे, मैं बिल्कुल वो पहले उस सवाल से, इमरजेंसी, ठीक है? जी, तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी की तुलना उस समय सीपीआई की पोजीशन और जी, आज जो बच्चे जो हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं, जिस समय बीजेपी से लड़ाई कर रही है और वामपंथ भी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, दोनों में अंतर है। ये सिर्फ कांग्रेस जी, में जाने वाला मामला नहीं, लेकिन इसीलिए मैं मानती हूँ वो जो उस समय का था वो तो मैंने एक बहुत हिस्टोरिक ब्लंडर किया। मैं मानती हूँ कि वो इसी का जो आज हम देख रहे हैं फिनोमिनन, ये पूरी दुनिया को गलत समझने में, वो वहां भी यही था। वो समझ गए कि भाई नहीं नहीं, ये सब तो सीआईए का प्लॉट है, और समझा ले गए अपने आप को कि नहीं नहीं भाई, ये तो अमेरिकी इंपीरियलिज्म के खिलाफ इंदिरा गांधी लड़ रही हैं, तो इंदिरा गांधी का साथ देना होगा, उनका विरोध करने वाले फांसीवादी हैं और ये वो। भाई ये क्या कर रही है उस पे जाइए ना। आपके दिमाग में जो आपने बिठा लिया है कि सोवियत के साथ जो है, इसके साथ वो है, वहां से मत देखिए। आज भी मैं यही कह रही हूँ कि उसको साथ मत देखिए। तो ये गलती सीपीआई ने किया, और मेरे ख्याल से ये इस तरह की गलती, इसी के चलते आप चीन को खुली आंखों से देख नहीं पा रहे। भाई आज जो भारत में है वामपंथी, चीन में जाके रहना चाहेंगे आप? अगर आप वामपंथी नेता, माने आप दीपंकर भट्टाचार्य होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट एक छोटी लेफ्ट पार्टी की तरह, आपको जो है वो जेल में उसके बाद आप दिखेंगे नहीं। कौन उठा के ले गया, कहाँ उठा के ले गया, पटक दिया, गलती से भी आप नजर नहीं आएंगे। तो माने आप खुल के कम से कम बोलिए कि भाई चीन कोई कम फांसीवादी है क्या है, माने जो आप शब्द लेना चाहें। लेकिन आप समझ लीजिए कि वो इतना तानाशाही भयानक चीज है, तो और उसमें मुसलमानों के खिलाफ वहां कैसे की जा रही है, तो इसको समझ के आपको देखना होगा ना कि मोदी कर पा रहे हैं, क्योंकि बगल में एक इतना बड़ा सुपर पावर वो भी यही कर रहा है। और जयशंकर कहते हैं कि चाइना वे, उसी तरह से हमको इंडिया वे करना है। चाइना कर ले जा रहा है ना, और उसको कोई रोक नहीं पा रहा, हम भी करेंगे। तो इसको इसको समझ पाने में मेरे ख्याल से वामपंथ की बड़ी कमजोरी। दूसरी बात जो आपने कहा, यहाँ पर जो छात्र गए हैं, देखिए उसको मैं मानती हूँ वो एक दूसरी बात है, क्योंकि मैं तो लेफ्ट में जब थी तो बिल्कुल, मतलब मैं लेफ्ट को छोड़ करके किसी दूसरे दल में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे दल के लिए छोड़ना ये तो कतई नहीं है मेरी बात, मैं तो ये नहीं। और इसलिए मैं तो किसी भी यूथ है तो मैं उससे कहती कि नहीं, वहां में रहिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि अच्छा इस समय बीजेपी से लड़ाई है, हमको जो है वो, हमको लग रहा है कि शायद हम चुनाव लड़ पाएं या कोई खास कंट्रीब्यूशन हम कर पाएं, तो वो जाते हैं। लेकिन इसको मैं कोई पतन नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि उनमें से लोगों के साथ भी आज भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारी बातों में एक साथ हम परेशान एक ही चीज़ों को लेकर के होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सीपीएम के साथ भी या किसी के साथ भी, भाई सीपीएम की भी कुछ बहुत भयानक गलतियां रही हैं, पाप रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सीपीएम के लोगों के साथ बैठते हैं, एक साथ सोचते हैं, तो मैं उससे बहुत अलग नहीं मानती हूँ कि कोई अगर संदीप सिंह या कोई आपका लीडर जो है वो चले गए हैं कांग्रेस में। एक अच्छा है। एक और आखिरी सवाल लेने आपसे, समय की अब सोरोस, समस्या वैसे आप सोरोस, आपसे, हाँ। सोरोस वाले पे जरा बस सोरोस एक से बात लेके आ रहा जल्दी हूँ। से। वही से हाँ, वही वही सोरोस से। हाँ, सोरोस और मतलब लेफ्ट ओवरऑल के बारे में ये इस समय आरोप है कि चूंकि लेफ्ट अपने आप में तो अब कुछ दुनिया में कर नहीं पा रहा है। एक दो देशों को छोड़ दें, उत्तर कोरिया, चीन वगैरह भी अपने को लेफ्ट कहते हैं, लेकिन जिस तरह के लेफ्ट है वो आपने बता दिया, तो इसलिए वो प्रश्न खत्म है। ये कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में, चूंकि जो पिछली सेंचुरी थी वो समाजवाद के प्रयोग की सेंचुरी थी, लेकिन वो एक सोवियत संघ के ढहने के बाद वो चीजें बिखर गई। उसके बाद की जो सेंचुरी है वो धार्मिक सभ्यताओं के युद्ध की है, जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच लड़ाई हो रही है। और दुनिया भर का लेफ्ट जो है वो इस्लाम के लिए पैदल सैनिक का काम कर रहा है। ये आइडियोलॉजिकली वो, जैसे वो कहा जाता है कि भारत में भी वो घोषणा पत्र लिखने का या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने वाली पार्टी है।
वैसे ही वो इस्लाम की जो फंडामेंटलिज्म है दुनिया में, उसकी रक्षा में अपने तर्क देके शहीद होता है, उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। इसका क्या उत्तर? देखिए पहले तो ये कि ये जो आपने कहा ना सभ्यताओं में टकराहट, वो सैमुअल हंटिंगटन की थियरी थी। हंटिंगटन जी, को स्पीच मैंने दोबारा निकाल करके पढ़ा क्योंकि यूक्रेन के संदर्भ में भी मैं मेयरशाइमर और दूसरे जो रियलिस्ट्स हैं उसी की तरह मैं पढ़ रही थी। वो नहीं जी, कह रहे थे कि टकराहट होना चाहिए, वो कह रहे थे कि टकराहट मत करिए। अब सभ्यताएं सभ्यताएं अलग अलग रहे, वही चीज कि सारे बड़े बड़े ताकतें अपनी अपनी जगह रहें। जितने इस तरह की सभ्यताएं हैं उसमें एक ही नस्ल के लोग रहे, ठीक है। अब ये इमिग्रेशन वगैरह मुसलमान जो हैं वो यूरोप में आ जाएंगे और क्या क्या, ये सब बिल्कुल मत करिए, हिंदू हिंदू रहे। उन्होंने हंटिंगटन ने यहाँ तक लिखा कि भाई जाति व्यवस्था जो है वो उसका प्रचार करेगी, भाई हिंदू देश बनेगा इंडिया, इसमें क्या दिक्कत है। ये है हंटिंगटन। और वो उन्होंने कहा था कि अमेरिका न करें, माने लोकतंत्र का साथ ना दें, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र न रहे। तो हुँ, ये सभ्यता का मतलब है लोकतंत्र विरोध, ठीक है। तो वो सिर्फ कोई इस्लाम बनाम किसी और सभ्यता की लड़ाई नहीं है लोकतंत्र की, क्योंकि हंटिंगटन लोकतंत्र का साथ ही नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई वेस्ट जो है वो लोकतंत्र लोकतांत्रिक रहे। तो जहां तक बात हो रही है भाई लेफ्ट की, तो मेरा मानना है भाई लेफ्ट तो जो कोई मुसलमान ईरान में जो हो रहा है, तो भाई कम से कम अब बहुत सारे हाँ ऐसे जो वामपंथी हैं जिनको लगता है कि ईरान पे चुप रहना है और ईरान को बचाना उनका काम है, उनको मैं वामपंथी नहीं मानती। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी माने संकट है कि ऐसे लोग हैं प्रोमिनेंट वामपंथी के नाम पर। तो उनसे तो उनका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन आप लीजिए कम से कम मेरी बात, तो मैं तो मानूंगी कि बिल्कुल हम तो ईरान के, सऊदी अरेबिया के, ठीक है, कोई भी जहां पर तानाशाही करेगा धर्म के नाम पर उसका भरपूर विरोध करेंगे। ठीक है, ईरान में इतना बड़ा वाम आंदोलन रहा जिसको इतना भयानक दबाया गया, महिला आंदोलन है आज। तो ये तो अगर आप वामपंथी हैं तो ठीक ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। और सिमिलरली आप चीन में जो है, चीन इतना महिला विरोधी है, वो साफ साफ कहता है कि अच्छा जैसे पिता माता माता मातृ पितृ पूजा दिवस, पूजन दिवस, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, चीन कहता है जी जिनपिंग कि पूरी दुनिया को, सरकार को माता पिता मान करके उसका सेवा करना चाहिए। तो आप माता पिता के बाद समाज, समाज के बाद जो लोकल पार्टी लीडरशिप है उससे ऊपर ऊपर उस सबको ध्यान है। ये है चीनी सभ्यता, फिलियल पाइटी, माता पिता के लिए वो ठीक है। और उसमें वो कहते हैं कि लड़के जो हैं वो लड़की जैसे हरकत ना करें, और लड़के लड़के जो हैं वो मैनली रहें। माने ये नॉनसेंस है, इसका विरोध करिए। तो इसलिए ये सब साथ, सोरोस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए सोरोस यहूदी, और पूरी दुनिया में हिटलर से लेकर के ये शुरू हुआ था कि कोई रिच जी। यहूदी आदमी जो है वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का कलयुग फैलाते फैलाते फिर रहा है। बहुत पुरानी घसी पिटी सी चीज है। ट्रम्प कहते हैं फिलिस्तीन के समर्थक जो हैं अमेरिका में उनको सोरोस पैसा दे रहे हैं। हमारे जयशंकर कहते हैं कि भाई किसानों को सोरोस पैसा दे रहे हैं, राहुल गांधी को सोरोस पैसा दे रहे हैं, जेलेंस्की को सोरोस पैसा दे रहे हैं। तो जहां जो है विरोध का उनको कह रहे हैं कि इनको सोरोस पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेकार की बकवास की बातें हैं। और क्योंकि अंत हो रहा है इसलिए मैं ये भी कह दूं, भारत और यूक्रेन से फिर से लास्ट में जोड़ते हुए, आजकल मैं देखती हूँ जेलेंस्की को लेकर के, अरे वो तो कॉमेडियन है, अरे ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। आ, मैंने इतना झूठ जो है बस को कहाँ से शुरू करें। बस मैं इतना कह दूं कि कोई विदेश में बैठा है वो पढ़ेगा और देखेगा इंडियन मीडिया को और कहेगा मैं, मुझे पता है राहुल गांधी पप्पू हैं, वो जो हैं वो देश के सबसे बड़े फासिस्ट के नाती हैं, ठीक है। सोरोस से पैसा लेते हैं, हिंदू फोबिया फैलाते हैं, पता नहीं कितने हिंदुओं की हत्या किए हैं, ये है वो है, ठीक है। मान लेंगे। और आप जब कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो कहेंगे भाई आप तो चुनाव नहीं जीते हैं, ठीक है। आप लोग, इसका मतलब आप तो गलत बोल ही रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, जो सब जनता ने जिसको चुना है वही तो सही बोल रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लोकतंत्र के इसको सोचने की जरूरत है। और मेरा कहना है कि वामपंथ जहां पे रास्ता खोया है, आप ठीक कह रहे हैं, इस्लाम के मामले में नहीं, इस्लाम विरोध के मामले में भी, माने इस्लामोफोबिया के मामलों में भी बहुत सारे वामपंथी अपना सर खोए हैं। तो दोबारा थोड़ा-सा ओरिएंटेशन सही करने की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आपसे बातचीत इतनी जल्दी तो क्या खत्म हो सकती थी, लेकिन समय की समस्या होती है। फिर भी मैंने 5 मिनट और खींचा, चूँकि इस सवाल का उत्तर मैं चाहता था और बहुत अच्छा लगा। दर्शक आप लोग देख के बताइएगा
और फिर कोशिश करेंगे कविता जी से जो अधूरी बात रह गई है फिर उनसे बातचीत करेंगे और उसको पूरा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत